तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से गुड्स, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं। ठीक है, उसका अगर एक चार्ट बनाया जाए, फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड दो हैं, और फाइनल गुड के अंदर दो पार्ट आते हैं। कौन कौन सा? कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। फाइनल गुड को क्या कहते हैं हिंदी में? इस क्वेश्चन में सिंपल है, क्या कहा जा रहा है कि ऑल गुड्स आर कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे के सारे जो पूंजीगत वस्तु होती हैं, या जो सारी वस्तु होती है, क्या वो पूंजीगत वस्तु होती है? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मशीन है, मैंने ये मशीन ली, ठीक है, ये वस्तु है, तो क्या ये पूंजीगत वस्तु है? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, क्या ये सारी कैपिटल गुड्स हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है या फिर नहीं है। आप इसके सहयोग में वो एक लाइन बोल दी, एक स्टेटमेंट बोल दी कि सारी गुड्स पूंजीगत वस्तुएं, सारी गुड्स कैपिटल गुड्स होती हैं। तो आपको बताना है क्या होती हैं या नहीं होती हैं। आप इससे सहमत हो या असहमत हो? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्या हम असहमत हैं इस चीज से, क्योंकि सारी गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। ये डिपेंड करता है किस पर? नेचर पर, कि हम गुड्स का यूज किस लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने मशीन ली, लेकिन मशीन में मैंने कहा कि वॉशिंग मशीन है। अब एक वॉशिंग मशीन एक घर में हाउस होल्ड जो होता है एक व्यक्ति यूज करता है, या तो मान लो लॉन्ड्री का जिसका बिजनेस है, बहुत सारे मतलब पूरे शहर के कपड़े वगैरह वो धुलता है, तो वो लॉन्ड्री का बिजनेस वाला यूज कर रहा है, तो उसके लिए जो लॉन्ड्री का बिजनेस यूज कर रहा है उसके लिए तो ये कैपिटल गुड्स है। लेकिन जो हाउस होल्ड यूज कर रहा है उसके लिए क्या है? ये कंज्यूमर गुड्स। क्या है? कंज्यूमर गुड्स। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, सारी गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होगी। ठीक है जी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है दैट इज व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इसे आप फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब एक प्रोड्यूसर है, एक उपभोक्ता है, उत्पादक है, सॉरी, एक कौन है? उत्पादक है, एक प्रोड्यूसर है। तो उसे प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के क्या क्या कारक हैं, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला है क्या? लैंड, जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। अब लैंड का मतलब क्या है? लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। लैंड का मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं सारे, जमीन है, पानी है, कुछ भी, ठीक है। लेबर का मतलब सिंपल वो नहीं कि सिर्फ एक आदमी है, व्यक्ति है जो लेबर का काम कर रहा है, नहीं। लेबर का मतलब फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन कोई भी अगर व्यक्ति कर रहा है वो सब। अब मेंटली कौन काम करेगा? बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैनेजमेंट में जो बंदे बैठे होते हैं वो क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं अपना कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और वर्कर क्या करते हैं? फिजिकली काम कर रहे हैं। तो दोनों ही क्या कहलाएंगे? लेबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फिर इसके बाद आता है, अब आपको कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैपिटल तो चाहिए। कैपिटल का मतलब सिर्फ पूंजी नहीं होता है, पैसा नहीं, पैसा भी चाहिए आपको, टूल्स भी चाहिए, मनी तो चाहिए ही चाहिए, और इक्विपमेंट, मशीन वगैरह, ये सब किसके अंदर आ जाता है? कैपिटल के अंदर आ जाता है। तो कैपिटल भी चाहिए आपको प्रोडक्शन के लिए। और क्या चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी। तो एंटरप्रेन्योर, अब ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए ना, जो इन तीनों चीजों को ये व्यक्ति मैनेज करे और इनोवेशन भी करे। तो इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, पहले इतना समझ में आया फैक्टर ऑफ सर्विसेज क्या है, कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अब फैक्टर सर्विसेज तो है,
फैक्टर सर्विसेज हैं, फैक्टर सर्विसेज क्या आपको फ्री में मिल जाएंगी? आप ये जो फैक्टर सर्विसेज है इकोनॉमी के अंदर, ये फैक्टर सर्विसेज किसके पास मिलेंगी बताइए? ये जो उत्पादन के कारक हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या कारक सेवाएं हैं, ये किसके पास मिलेंगी? पूरी की पूरी इकोनॉमी में अगर हम बात करें, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है कौन? फर्म। हाउस होल्ड का मतलब जो हम लोग हैं, ठीक है। फर्म मतलब कौन? प्रोड्यूसर। एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। इन्हीं के बीच में बातचीत चलती है। तो अब अगर प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो ये इकोनॉमी है हमारी, क्या है ये? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है ये इस सर्कल के अंदर पूरी। तो इसको चाहिए तो ये कहाँ से लेगा? ये जाएगा हाउस होल्ड के पास कि भाई मेरे को ना क्या दे दो? जमीन दे दो। जमीन ये मांग रहा है, कौन मांग रहा है यहाँ पर? प्रोड्यूसर, जो व्यक्ति हमारे मोटा भाई थे। तो मोटा भाई को क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो उन्होंने इससे मांगी, हाउस होल्ड से, किसी भी व्यक्ति से जमीन खरीदी है, सरकार से खरीद ली मान लो, तो फ्री में सरकार दे देगी क्या जमीन? तो लैंड के बदले आपको क्या मिलता है? रेंट पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? रेंट, किराया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है कि अगर लेबर है, आपने इकोनॉमी में से प्रोड्यूसर ने लेबर को हायर किया, तो लेबर फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो उसके बदले में क्या लेगा? वेजेस लेगा या सैलरी लेगा, तो अपनी मजदूरी लेगा वो लेबर। और कैपिटल है, आपने क्या किया? बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, ठीक है, तो उस पैसे के बदले में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, जिसे आप बोलते हैं आईओसी। अकाउंट्स वाले बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं। तो इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है। तो ये जो बिजनेस जो भी कर रहा होता है, जो कंपनी होती है, इसको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है एंटरप्रेन्योर। अब ये जो एंटरप्रेन्योर व्यक्ति है, मान लो आप ही मालिक हो अपने बिजनेस के, तो क्या आप फ्री में काम करोगे? नहीं ना, आपको कुछ तो चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए ना आपको। तो एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट चाहिए होता है। तो फैक्टर सर्विसेज के लिए आपको क्या चाहिए? फैक्टर इनकम चाहिए। पहले ये समझो कि भैया प्रोडक्शन करना है, हमें उत्पादन करना है, तो उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? उत्पादन कारक चाहिए, फैक्टर सर्विसेज चाहिए, ठीक है। और फैक्टर सर्विसेज हमें फ्री में तो मिलेगी नहीं, तो उसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम भी बोलते हैं और इसको फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना पहले समझ में आया? अब इसी के बाद आता है एक डिफरेंस कि भैया जो फैक्टर इनकम है, जिसे आप कारक भुगतान या फिर फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, अंतरण आय या कारक आय बोल लो, या फिर कारक भुगतान। पेमेंट का मतलब भुगतान होता है, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट, ये दोनों एक ही नाम है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? ट्रांसफर इनकम को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर पेमेंट भी कहा जाता है। फैक्टर इनकम तो आपको समझ में आ गया। फैक्टर इनकम क्या है? तो यहाँ पर देखो, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फैक्टर इनकम क्या है? इनकम है जो आपको मिलती है कैसे? किसी भी प्रोडक्शन में काम करने के बाद आप प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तभी तो आपको फैक्टर इनकम मिलेगी। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है कि आपको बिना किसी प्रोडक्शन में काम करे या सर्विस दिए हुए आपको ये फ्री में मिल जाती है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल समझें, तो मान लो हमने कहा ऊपर लैंड है, लैंड के बदले में हमें क्या देना पड़ रहा है? अगर आप प्रोड्यूसर हो, अंबानी भाई साहब हैं, तो अंबानी भाई साहब ने किसी से जमीन क्या ली? रेंट पे ली, तो उनको रेंट पे करना पड़ रहा है जमीन का, ठीक है। लेबर को क्या पे करना पड़ रहा है? सैलरी, वेजेस देना पड़ रहा है। तो
तो यहाँ पर वो फैक्टर इनकम पे कर रहे हैं। और कुछ चीजें ये हैं, अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट मिल गया, तो आपने उस गिफ्ट को पाने के लिए कोई मेहनत करी नहीं ना, तो कोई मेहनत नहीं करी, ये क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो इसको कहते हैं क्या, ट्रांसफर इनकम। जो आपको बिना कुछ काम किए हुए इनकम मिलती है उसे कहते हैं क्या, ट्रांसफर इनकम। पहले इतना समझ में आया। इसके बाद आता है नेचर, कि नेचर क्या है। तो ये देखो, फैक्टर इनकम आपकी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, मतलब सिंपल से नेशनल इनकम जब आप निकालने जाएंगे तो ये वाली इनकम को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन इस वाली इनकम को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई सर्विस करने के बाद पेमेंट नहीं मिल रही है, सर्विस करने के बाद इनकम नहीं मिल रही है, यहाँ पर फ्री में मिल रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखें तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप कमा रहे हो पैसा, लेकिन ये क्या है, सिर्फ रिसिप्ट है, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है फ्री में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो अगला क्या है, रिसिपेंट। तो इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम आपको कैसे मिलती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से मिलती है। जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काम करेंगे तब आपको मिलेगी। लेकिन ये क्या है, ये बस आपको ऐसे ही रिसीव हो जाती है, या तो सरकार दे देगी आपको, सरकार जैसे राशन दे रही है फ्री में, ठीक है, या तो सरकार देगी या कोई हाउस होल्ड दे देगा, आपके घर परिवार वाले ऐसे ही फ्री में दे देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो यहाँ पर है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और ये प्रॉफिट, ये क्या है, फैक्टर इनकम है। और इसके एग्जाम्पल क्या है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, फ्री में मिली, कुछ मेहनत की आपने, वहां पर कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो वाली मेहनत नहीं, यहाँ पर कोई सर्विस आप नहीं कर रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन है, वो क्या मिलता है, आराम से बस बैठे बैठे मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगार हो आप, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए, तो सरकार आपका खर्चा उठाती है। गिफ्ट वगैरह है ना, यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, गिफ्ट्स वगैरह हैं, डोनेशन है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ट्रांसफर इनकम के अंदर। जैसे आप क्या बोलेंगे हिंदी में, ट्रांसफर इनकम को क्या बोलेंगे, हस्तांतरण भुगतान। ठीक है जी, क्लियर हुआ पहले इतना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, या जिसे आप दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, बेसिक है। किसके लिए पढ़ रहे हैं ये, हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, राष्ट्रीय आय निकालना सीखना है, तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें डेप्रिसिएशन भी आएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी आएगा, फैक्टर सर्विसेज क्या है आएगा, नहीं आएगा, ये सब आपका आएगा, इसलिए समझना जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। तो डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास या फिर स्थायी पूंजी की खपत। अब ये होता क्या है, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो depreciation refers to the loss in the value of fixed asset over due to various factor। तो आपने मान लो एक मशीन खरीदी, क्या खरीदी आपने, चलो एक मान लेते हैं गाड़ी ले लिया आपने, ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी, आपको गाड़ी खरीदने पे कितने रुपए की पड़ी, मान लिया हमने 10 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, अच्छा है गाड़ी। अब 10 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी, तो आज से 10 साल बाद, 10 years आफ्टर, क्या इसकी कीमत 10 लाख रहेगी, नहीं रहेगी ना, हो सकता है इसकी कीमत हो जाए कितनी, 2 लाख रुपए, कितनी हो जाए, 2 लाख रुपए। तो ये जो 8 लाख रुपए यहां से लेकर यहां तक, जो 8 लाख रुपए का गैप आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल्यह्रास। तो वैल्यू, मूल्य क्या है, वैल्यू है आपकी, वैल्यू में गिरावट आई। अब वैल्यू में गिरावट ये आने का, किसी भी फिक्स्ड एसेट है, वस्तु है कोई,
ये क्या है, मशीनरी क्या है, ओ कार क्या है, एक वस्तु है। तो फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है, जो 12 साल से 12 नहीं 1 महीने से आपका 12 महीने से ज्यादा के लिए आपके पास रहता है, उसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आने को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन वैल्यू में गिरावट कब आएगी, समय के साथ गिरावट आएगी। ठीक है, अब ये होता क्यों है, तो पहला कारण इसका क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर। गाड़ी चला रहे हो भाई, कभी कभार ठुक जाती है, इधर उधर हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से वैल्यू गिर गई गाड़ी की। दूसरा, पासेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय बीतता है तो क्या होता है, समय बीत रहा है, अब वो जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। और क्या कारण है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है कि आज, पहले क्या चल रहा था, आईफोन 14 चल रहा था, क्या चल रहा था, आईफोन 14 चल रहा था, आज क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी नई आ गई। पहले गाड़ियां क्या होती थी, बहुत स्लो चलती थी, ठीक है, और अब क्या है, गाड़ी बहुत फास्ट चलने लगी, तो लोग क्या खरीदेंगे, फास्ट वाली गाड़ी खरीदेंगे ना। तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपका लगता है। तो ये 3 कारण है किसके, मूल्यह्रास के या डेप्रिसिएशन के। तो ये दोनों नाम याद रखना, ये दोनों नाम आपके पूछ ले जाते हैं। बच्चा ये तो याद कर लेता है कि डेप्रिसिएशन, लेकिन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट उसे नहीं पता होता है। तो ये भी आप याद रखना, क्या, स्थायी पूंजी की खपत। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के अंदर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। कैपिटल लॉस को क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास आपका और पूंजी हानि। तो मूल्यह्रास का मतलब तो आपको पता है क्या, डेप्रिसिएशन, और पूंजी हानि का मतलब कैपिटल लॉस। अब भैया ये कैपिटल लॉस क्या होता है, ये जरा बताइए। कैपिटल लॉस का मतलब है कि फिक्स्ड एसेट यहां पर भी रहेगा, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, यहां पर फिक्स्ड एसेट की, यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप समझो तो यहां पर फॉल किस में होता है, वैल्यू में होता है। फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन में क्या होता है, गिरावट आती है किसमें, जो भी आपका फिक्स्ड एसेट होगा, स्थिर आपकी जो भी वस्तुएं होंगी उसमें गिरावट आती है। लेकिन कैपिटल लॉस के अंदर क्या होता है, लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहां पर आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए क्यों होता है ये कारण, अब नेचुरल कैलेमिटीज, मान लो गाड़ी आपकी खड़ी थी बाहर, ठीक है, क्या आई, तूफान आया बहुत तगड़ा, खंबा या पेड़ टूट के गिर गया गाड़ी के ऊपर, तो वहां पर क्या हो गया, गाड़ी खत्म। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉस हो रहा है, किसमें, कैपिटल में आपका लॉस हो रहा है, एसेट ही खत्म हो जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है जी। कैपिटल लॉस और पहले डेप्रिसिएशन में डिफरेंस समझ में आया। पहले मीनिंग का डिफरेंस क्या है, ठीक है। कैपिटल यहाँ पर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू में गिरावट आती है, यहाँ तो जो भी आपका एसेट होता है वही खत्म हो जाता है। ठीक है। अब क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर लॉस। प्रोविजन फॉर लॉस क्या होता है, आप अकाउंट्स जब पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है। प्रोविजन का मतलब होता है कि आपने पहले से ही उसके लिए, जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं तो वैसे ही आपने पहले से ही, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन, इस जो गाड़ी है, गाड़ी की कीमत कम होगी, 10 साल के बाद गाड़ी की कीमत कम होगी, लेकिन आप उसको पहले ही निकाल के रख लेते हैं कि हाँ गाड़ी की कीमत इतनी कम होगी, तो मैं इसको पहले ही निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर लॉस। तो यहाँ पर देखो, गाड़ी के केस में या किसी भी फिक्स्ड एसेट के केस में डेप्रिसिएशन पर प्रोविजन बना सकते हैं आप, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज तो कभी भी आ सकती है ना। यहाँ पर मेरे को पता है कि भाई गाड़ी या मशीन कोई भी है, इतने साल तक चलेगी, तो उसके हिसाब से मैं डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मान लो आपको डेप्रिसिएशन निकालने को बोल दिया जाए,
कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए कि भैया डेप्रिसिएशन आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो डेप्रिसिएशन निकालने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक मशीन खरीदी, कितने में? मैंने कहा 10 लाख में आपने एक मशीन खरीदी और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है कितना? डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पर एनम। क्या? 10% पर एनम। हर साल आपका 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है SLM मेथड और दूसरा होता है WDV मेथड। इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये आपको अकाउंट्स की चीजें, इसको छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें सिर्फ फिक्स्ड है कि हर साल अगर 10% दे रखा है तो हर साल 10% 10 लाख रुपए पर लगता है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि 10 लाख आपने पहले लगा दिया डेप्रिसिएशन, तो एक साल लगाने के बाद अब उसकी कितनी वैल्यू बची? मान लो 10 लाख रुपए है आपका, 10 लाख का 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख रुपए आपका निकल के आएगा। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख रुपए। पहले यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो एसेट था हमारा 10 लाख का था, 1 लाख रुपए उसमें से कम हो गए, अब कितने का बचा एसेट हमारा? 9 लाख रुपए का बचा। ठीक है, फिर और ऐसे ऐसे करके आप करते जाओ। तो 10 साल के बाद अगर आप देखोगे तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 बचेगी। हर बार क्या हो रहा है? 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, 10% लग रहा है, 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू हो जाएगी। और ये वाला मेथड अलग है, बस आपको इसमें ज्यादा घुसना नहीं है, आप जस्ट समझ लो। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैंने अगर मशीन 10 लाख की खरीदी तो मैं एक एस्टिमेट लगा ले, तो मैं एक अनुमान लग जाता है ना कि ये मशीन इतने सालों तक चलेगी। तो मैंने मान लिया 5 सालों तक चलेगी ये मशीन। कितने सालों तक चलेगी? ये 5 साल तक चलेगी। तो 5 साल के बाद इस मशीन की कीमत क्या होगी? 5 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, 5 लाख रुपए आएगा। 10 लाख की मशीनरी 5 लाख रुपए आ गया, तो उसके बाद लगाने के बाद अब मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपए। तो आपने क्या बनाया? एक प्रोविजन बनाया कि भाई 5 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरी वैल्यू कितनी रहेगी? 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के केस में आप क्या प्रोविजन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बना सकते। यहाँ पर तो कभी भी बाढ़, पानी, तूफान कुछ भी आ गया तो वो तो खत्म ही हो गया ना माल। तो उसमें आप क्या, उसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है जी। इसके केस के लिए इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो इंश्योरेंस में नेचुरल कैलेमिटीज आप ऐड कर देते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या कंपनसेशन मिल जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है। फिर है प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है कि क्या डेप्रिसिएशन से, मूल्यह्रास से कोई प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें कोई हानि होती है? तो डेप्रिसिएशन से कोई भी हानि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी प्रोविजन बना के बैठे हुए, इतने का मेरे को वैल्यू कमी होगी इतने में। अगर मान लो 10 लाख की मशीनरी में 5 साल चलने के बाद मशीनरी काम की नहीं है, लेकिन मशीन के अंदर जो भी लोहा वगैरह है, एल्युमिनियम है, कॉपर, ये सारी चीजें, इसको बेचने के बाद मैं 5 लाख का बेच सकता हूँ इसे। तो ये जो 5 लाख तो मेरे पास अभी रुपए बचे हैं ना मशीनरी के, तो इस 5 लाख रुपए को और मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखो क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रोविजन पहले से बनाकर रखते हो। लेकिन इसमें क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका नुकसान होता है। फैक्ट्री थी आपकी, ठीक है, फैक्ट्री में क्या हुआ, फैक्ट्री में आग लगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता है, हानि पहुंचाता है, और ये हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है जी।